Hello everyone, now we are going to start from the topic of dinitrogen. अगर NCERT आपको विजिबल है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके पास अपनी NCERT होगी, ओपन करिए, रीड करिए। फर्स्ट डाइनाइट्रोजन देखिए क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर का हमारे कोई कलर तो है नहीं, तो डाइनाइट्रोजन कैसी हुई, कलरलेस गैस हुई। डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस। अब एटमॉस्फेयर में हमको कोई खुशबू भी नहीं आती है, कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो इट इज़ ऑल्सो ओडरलेस गैस। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी, एयर का कभी कोई टेस्ट किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। इट इज़ टेस्टलेस गैस। तो डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस एंड टेस्टलेस गैस। एटमॉस्फेयर में आराम से हम जिंदा हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी भी हमने नहीं देखी कभी होती हुई। ऐसा तो है नहीं कि एयर से कोई कभी किसी को कोई नुकसान हुआ हो, नॉर्मल एयर से, पॉल्यूटेड एयर से हुआ तो डिफरेंट इशू। तो डाइनाइट्रोजन क्या है, नॉन टॉक्सिक गैस भी है। नाइट्रोजन के टू स्टेबल आइसोटोप्स है 14N एंड 15N। अब क्या है, जैसे हम एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बट एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन से उनका ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन सब रेगुलेटेड है। अब वहाँ पर अगर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो नेचर ने क्या करा है कि नाइट्रोजन को कम सॉल्युबल बनाया है वाटर में, ताकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस किया जा सके और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आराम से रह सकें। इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा कम सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। फाइन। अब जब हम NH3 को हमने पढ़ा तो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हुआ। इसको नाइट्रोजन से कंफ्यूज मत करिएगा, डाईएटमिक नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का हमने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम ही था, इसीलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, या हम कहें कि लो फ्रीजिंग पॉइंट भी है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी है। हेंस इट हैज़ लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। डाइनाइट्रोजन क्या है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है और ये तीन बॉन्ड की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी हमको प्रोवाइड करनी रहती है दैट इज़ 941.4 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन को फ्री करना है। इसीलिए नाइट्रोजन क्या इनर्ट है नॉर्मल टेम्परेचर पे। हमारे रूम का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो नाइट्रोजन होती है वो इनर्ट होती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या वजह है, रीजन क्या है, जैसे ये असर्शन हो गया, डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाउ what will be the reason? Due to high bond enthalpy, because of its high bond enthalpy of N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन अगर हमको जो है N नाइट्रोजन को सेपरेट करवाना है तो हमको इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अब इतनी एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, हम देंगे टेम्परेचर बढ़ा करके, हीट की फॉर्म में। इसीलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है रिएक्टिविटी हाउ एवर इंक्रीजेज रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। अब हायर टेम्परेचर पे क्या होता है कि मेटल्स के साथ में मेटल और नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो जो नाइट्राइड बनता है वो नाइट्राइड कैसा होता है, दैट इज आयनिक। क्योंकि मेटल आ गया ना, मेटल ने पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, नाइट्रोजन ने नेगेटिव चार्ज बनाया होगा। वहीं जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो ये भी नाइट्राइड बनाता है। अब यहाँ पर नाइट्राइड कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ होगा, राइट। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ होगा। तो ऐसे नाइट्राइड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट नाइट्राइड। फाइन। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक लिथियम का दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम का दिया हुआ है। अगर एस ब्लॉक याद हो तो पढ़ा होगा कि जो लिथियम के नाइट्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, दैट कोवेलेंट। तो जो लिथियम का नाइट्राइड है वो कैसा है, वो कोवेलेंट है, मेटल के साथ ही कम कंबाइन करेगा जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। अब आते हैं हम प्रिपरेशन के ऊपर
कि प्रिपरेशन कैसे हो रही है नाइट्रोजन की। सबसे पहला है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन का क्या होगा, किसी भी चीज़ को कमर्शियली अगर वायबल बनाना है, कमर्शियली लेना है, तो कोई चीज़ ऐसी लेनी होगी जिसमें उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ हमको ईजिली अवेलेबल भी हो। सबसे आसपास चीज़ क्या अवेलेबल है ईजिली, दैट इज़ एयर, एटमॉस्फेयर। हम क्या करेंगे कि डाई नाइट्रोजन को एयर में हमने दे लिया, एयर हमने कोई सैंपल एयर का अपने पास लिया। अब ये सारा काम लेबोरेटरीज़ में होगा, जो कमर्शियल जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फाइन, हमारी लेबोरेटरीज, स्कूल की लेबोरेटरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा। एयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन है और 22% ऑक्सीजन, लगभग 21-22% ऑक्सीजन की रहती है। अब लेकिन जो ज़्यादा जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन का है, 78% नाइट्रोजन का काफ़ी हाई अमाउंट है। अगर हम इसको किसी तरीके से सेपरेट कर लें तो क्या होगा, सेपरेट कर लेंगे तो नाइट्रोजन हमको मिल जाएगा। अब जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 77.2 और जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 90। क्या होगा कि जब हम इसको फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन करेंगे, एयर का सबसे पहले क्या होगा, एयर को हम ऐसे ही तो कर नहीं सकते, एयर को सेपरेट करना है, दो गैसेस को सेपरेट करना है, तो एयर को पहले किस स्टेट में लाना होगा, लिक्विड स्टेट में लाना होगा। लिक्विड स्टेट में कैसे लाएंगे, उस प्रोसेस का नाम है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के थ्रू हम एयर को लिक्विड स्टेट में लाएंगे। देन जब ये लिक्विड स्टेट में आएगी तो इसका डिस्टिलेशन कर देंगे। डिस्टिलेशन हम जो, अब याद रखिए खाली सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे करने की, स्टीम डिस्टिलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अब यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट्स है एयर में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में ही ऑलरेडी इतना डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर डिस्टिलेशन से हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये यहाँ पे नोट करने की है कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ये बात यहाँ नोट करने की कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अब कमर्शियल में सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करा, कमर्शियली हमने सबसे पहले लिक्विफिकेशन परफॉर्म करा, एयर को लिक्विड में बदला। लिक्विड में जैसे ही हमको मिल गया वहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्टिलेशन करा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन का कम है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन क्या करेगी, सबसे पहले ये अपना वेपराइजेशन बना देगी और ये मतलब ये उससे सेपरेट हो जाएगी और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। तो अब यहाँ से हमको दो गैसेस का सेपरेशन मिल रहा है, दो गैसेस का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अब सेकंड हम आते हैं लेबोरेटरीज मेथड के ऊपर, जो लैब मेथड है। सबसे पहला लैब मेथड, बहुत कॉमन जो लैब मेथड है वो दिया हुआ है कि इन लैब डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। इसको हम सोडियम नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमको डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल जाएगी, H2O मिल जाएगा और NH4Cl मिल जाएगा, सॉरी NaCl मिल जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन हो कैसे रही है, ये इसमें डिटेल नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हमने NaNO2 के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी कि NaCl साथ में आ जाएंगे, बहुत कॉमन कंपाउंड है, और NH4NO2 आ जाएंगे। अब ये जो NH4NO2 होगा ये थोड़ा अनस्टेबल होगा और ये टूट जाएगा। ये टूटेगा कैसे, NaCl तो पहले से आ रहा है, ये नाइट्रोजन में टूटेगा N2 में, ठीक है। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन सेपरेट हो गए और ये H4 है और O2 है, H2O में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2O, दो मॉलिक्यूल हमको वाटर के भी मिल जाएंगे। बट इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी बन जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ किसकी, एक तो NO की इम्प्योरिटी मिलती है और एक HNO3 की जो है इम्प्योरिटी मिलती है। अगर अब इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है NO और HNO3 आराम से रिमूव हो जाता है। अब ये याद रखना है कि यहाँ पर NCERT ने खाली ये बोला हुआ है कि स्मॉल अमाउंट्स मिल रहे हैं। इसको HNO3 के प्रिपरेशन के मेथड में मत सोचिएगा कि शायद इससे भी HNO3 प्रिपेयर हो सकता है। हाँ HNO3 मिलेगा, लेकिन एज एन इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, जो कि कमर्शियली फीजिबल नहीं है।
सेकेंड जो मेथड है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का मेथड है, जहाँ पर हम NH4 2Cr2O7 दैट इज अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हम जब हीट करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन हमको मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और Cr2O3 मिल जाएगा। अब इन मेथड्स में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ ज़रूर आ रही हैं। तो जो हमारा प्योर नाइट्रोजन है वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है? प्योर नाइट्रोजन ऐसे होगा कि किसी चीज़ को आप हीट कर रहे हो, अगर मेटल के नाइट्राइड को हीट कर दिया जाए तो मेटल बिल्कुल अलग हो जाता है और नाइट्रोजन बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, ये बेरियम है, बेरियम अजाइड जिसका हमने नाम बोला हुआ, बेरियम अजाइड। आगे एग्जाम्पल में एक जगह सोडियम अजाइड भी है। सोडियम अजाइड कहाँ पर है? यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम अजाइड, NaN3 सोडियम अजाइड। जब इसको भी हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा और हमको यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा। फाइन। अब नाइट्रोजन का सबसे बड़ा यूज़ किस में है? सबने हेबर्स प्रोसेस सब लोग पढ़ रहे हैं, इवन केमिकल बॉन्डिंग से ही हेबर्स प्रोसेस आ जाती है, NCERT में नहीं बट साइड बुक्स में दी हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन और थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन जब लेते हैं तो NH3 बनता है। यहाँ से किसका प्रिपरेशन होता है? यहाँ से अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। ये हेबर्स प्रोसेस होती है। तो इसका जो लार्जेस्ट सिंगल यूज़ है वो किस में है? नाइट्रोजन का लार्जेस्ट सिंगल यूज़ अमोनिया बनाने में है बाय हेबर्स प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ये कौन से टेम्परेचर के ऊपर ये होती है? जब आप अमोनिया का पढ़ेंगे, अमोनिया जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एट ए टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट 700 के, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 773 के। तो अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर क्या है? 700 के, बट जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो है 773 के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बढ़ती है, वैसे अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनानी है दैट इज NO, तो आपको टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? तो बहुत हाई टेम्परेचर लेना है। ठीक है, दैट इज 2000 के। सोडियम लाइट की ये रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर, याद करिएगा। और 773 के और यहाँ पर 2000 के। ये टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपको ध्यान दिलवाऊँ तो 2021 पे 2021 में नीट के पेपर में उन्होंने एक टेम्परेचर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेटलर्जी से क्वेश्चन था कि जो आयरन, जहाँ पे आयरन की जो ब्लास्ट फर्नेस होती है, जहाँ पे आयरन हम प्योर करते हैं, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, मेटलर्जी वाले चैप्टर में जाके ढूंढिएगा, होमवर्क है। सेकेंड उन्होंने पूछा था असर्शन रीजन में पूछा हुआ है 2022 में नीट के पेपर में। उन्होंने पूछा हुआ है कि जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अमोनियम बेंजीन के साथ में जो लगा हुआ होता है, जैसे NH4Cl है। ठीक है, ये वाले इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ये कौन से टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो 773 के हेबर्स प्रोसेस का ये याद करना ही करना है क्योंकि नेम्ड प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 2000 के ऊपर क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा। अब यूजेस नाइट्रोजन के मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला यूज़ मैंने आपको बताया कि हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाने में, तो सबसे पहला यूज़ कहाँ पर है? अमोनिया बनाने में। सेकेंड, इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड। एक कैल्शियम साइनामाइड बनाने में कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaCN2। ये है कैल्शियम साइनामाइड। NCERT पे लिख लीजिए, CaCN2। It also find use when an inert atmosphere is required. Fine, inert atmosphere कैसे? जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको मालूम है इनर्ट है, N ट्रिपल बॉन्ड, N बहुत हाई एनर्जी है, आसानी से टूटना नहीं है। तो जहाँ पे इनर्ट टेम्परेचर हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर जहाँ पे हमको चाहिए होता है, वहाँ पर हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। और जहाँ पर हमको कुछ केमिकल्स बनाने होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ और का एटमॉस्फेयर ले लेंगे, किसी और
चीज़ का एटमॉस्फेयर ले लेंगे तो जो हम केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, है ना, रिएक्ट कर जाएगा ना। इसलिए हम इनर्ट वहाँ पे एटमॉस्फेयर लेते हैं ताकि जो केमिकल हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, अपने जिसको हमने इनर्ट बना दिया है उससे कहीं रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, एक यहाँ पर यूज़ है। तीसरा इसका यूज़ जहाँ होता है, जहाँ अगर हमको लो टेम्परेचर में कोई चीज़ जो है स्टोर करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रायो सर्जरी का, रेफ्रिजरेंट का, जहाँ पे लो टेम्परेचर हमको चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वही बात आ गई कि ये इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करेगा और वहाँ पे टेम्परेचर भी लो मेंटेन में हेल्प करेगा क्योंकि इसका खुद भी काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसलिए यहाँ पर इसके ये यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट कंपाउंड आएगा हमारा अमोनिया। अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं।